दोस्तों हम सबके फैमिली में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर फैमिली मेंबर का एक वेल डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये सारी चीजें जनरली बहुत ही फ्लॉलेसली काम करती है। लेकिन हमारे फैमिली लेवल के ऊपर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता या फिर कोई रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते कि कौन सा काम कौन करेगा। उसके बावजूद भी सारी चीजें अगर फंक्शनल है तो नेशनल लेवल के ऊपर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ा या फिर कोई रूल बुक लाना पड़ा। और जनरली हमें सिर्फ यही लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्पस है जो आपको जानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सोशल इमेंसिफिकेशन हो गया या फिर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का सिग्निफिकेंस बताना। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाई करती है। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और उसका पर्पस क्या है। और जनरली ऐसी सिंपल सिंपल चीजें हमारी पूरी प्रिपरेशन में हम कभी करते नहीं और इसी कोर कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो आज का वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। दोस्तों सबसे पहले हम बहुत ही लेमन टर्म्स में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है। इट इज अ बेसिक लॉ और रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री। एट आवर होम अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर फैमिली मेंबर का कोई एक सर्टन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत ही कम लोगों का स्टेक इन्वॉल्व होने के कारण कंसेंसस बनाना फैमिली लेवल के ऊपर बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब वही चीज नेशनल लेवल के ऊपर जाती है जहां पर 140 करोड़ पीपल का स्टेक इन्वॉल्व हो तो वहां पर कंसेंसस बनाना इतना आसान नहीं होता। कोई भी लॉ अगर आपको लाना होगा तो उसके लिए बहुत ही डेडलॉक्स भी रहेंगे। तो हर ऑर्गन का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड होगा, रिटर्न होगा, तो ही वो इंप्लीमेंट हम कर पाएंगे। तो वी नीड अ वेल डिफाइंड रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मैनेजिंग 140 करोड़ प्लस पीपल। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द इंडियन पॉलिटी नीड टू बी वेल डिफाइंड। आपको पता होगा कि इंडियन पॉलिटी के बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये हर ऑर्गन को आपको कुछ रोल्स देने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी और ये भी आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि अगर कोई एक ऑर्गन उसे मिसयूज कर रहा होगा तो उसके ऊपर हमें चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरीके से रखने हैं। तो ये अगर रिटर्न होगा तो ही उसे इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान होने वाला है। दोस्तों इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है या फिर रूल बुक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों अभी तक हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पर्पस देख लिया है, वो है रूल बुक ऑफ इंडिया या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अभी हम बाकी के 2 पर्पस देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड में आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से देखना पड़ेगा। Our constitution is a social contract entered into between those who were in power historically and those who are oppressed and sought to change the power and choose to govern themselves। इसका मतलब ये है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो उसे इंडिपेंडेंस को मार्क करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। तो इसका मतलब कि अभी तक जो पावर ब्रिटिशर्स के पास थी वो पावर अभी इंडियंस के पास आने वाली है और इंडियंस में भी स्पेसिफिकली वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास आने वाली है। तो इसे कुछ तो सिग्निफाई करना पड़ेगा, कुछ तो रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना कि हम अपने आप को किस तरीके से गवर्न करेंगे। तो हमारे इंडिपेंडेंस का भी सिग्निफिकेंस कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाता है क्योंकि वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये उसका दूसरा पर्पस। यहाँ पर मैंने वी द पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर इतना फोकस क्यों किया है क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में है। तो अभी पहले जो पावर ब्रिटिशर्स के पास थी तो अभी इंडिया में सबसे पावरफुल कौन होने वाला है। जनरली एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि इंडिया में अल्टीमेट पावर किसके पास है तो हमें कंफ्यूजन होता है। कभी लगता है कि पार्लियामेंट, कभी लगता है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, कभी लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के पास भी हो सकता है। लेकिन इंडिया में आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखा है, पीपल ने लिखा है टू गवर्न देमसेल्फ। तो हर किसी भी क्वेश्चन में जब आएगी कि अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है तो आपका आंसर होना चाहिए वी द पीपल ऑफ इंडिया जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी लाई करती है। तो दूसरा पर्पस हमने देख लिया, एक बार फिर से पढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन दोज हु वेर इन पावर हिस्टोरिकली एंड बिटवीन दोज हु sought to change the power hegemony and choose to govern themselves। मतलब हम हमको ही गवर्न करने वाले हैं,
उसे कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसके पास अल्टीमेट पावर होने वाली है। होपफुली आपने सेकंड पर्पस में समझ लिया होगा। अभी हम जाएंगे थर्ड पर्पस के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आपके बहुत सारे इंडियन पॉलिटी के डाउट्स ये समझने के बाद आपके सॉल्व होने वाले हैं। वो किस तरीके से अभी हम देखेंगे, ये भी थोड़ा ध्यान से सुनना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टोरी of undoing injustice against marginalized sections of the society. For example, women, disabled, so-called Dalits, and members belonging to the far-flung areas of the country. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी पर्पज है कि 200 साल का जो ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिशर्स का, वहां पर जो भी हमारे इंडियंस के कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में इनजस्टिस हुआ है, उस इनजस्टिस को हमें अंडू करना है। मतलब उनको इक्विटी में या फिर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर लाना पड़ेगा। तो अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया होगा तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों चाहिए, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंडिया को ही अपलिफ्टमेंट क्यों चाहिए, हमें इक्विटी को फोकस क्यों करना चाहिए रेदर देन इक्वालिटी, तो ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, सिर्फ यही नहीं कि हमें रूल बुक बनाना है, हमें ये भी करना है कि अभी तक जो भी ब्रिटिशर्स के टाइम पर इनजस्टिस हुआ था उसे अंडू करना है। तो कुछ स्पेशल प्रोविजन इस तरीके से हमें लाने पड़ेंगे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ठीक से देखना, वुमेन, डिसेबल्ड, so called Dalits and members belonging to the far flung areas of the country. तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार हम कोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों पॉइंट अभी इस स्लाइड में रिवाइज होने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपके डाउट्स और क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक ऑफ इंडिया, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। मतलब अगर 140 करोड़ लोगों को गवर्न करना पड़ेगा तो वेल डॉक्यूमेंटेड चीजें होनी चाहिए। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से इंडिया में हर का रोल डिफाइन होना चाहिए। जो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया होता है, जिसे कहते हैं कि सिविल सर्वेंट जो होते हैं, तो उनकी भी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, क्या होगा, पावर क्या होगी, गवर्नमेंट अगर इलेक्टेड होगी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगी तो इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शंस के रूल्स। तो इट इज अ कंप्लीट फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था पहला कोर फीचर। अभी सेकंड फीचर हम देखेंगे कि इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफाइंग द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू द वी द पीपल ऑफ इंडिया। 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला था और हमने 1946 से लेकर 1949 इस टाइम ड्यूरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ये तो पता है यार कि पावर अभी इंडियंस के पास होने वाली है, लेकिन एग्जैक्टली हमें किस तरीके से गवर्न करना है, तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिग्निफिकेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये था हमारा सेकंड पर्पस। और थर्ड पर्पस वो तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अनडूइंग इनजस्टिस अगेंस्ट द मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अभी तक समझ में नहीं आया होगा, फिर एक बार फोकस करो कि जो भी इनजस्टिस ब्रिटिशर्स ने 200 साल में किया था उसे हमें अंडू करना पड़ेगा। तो अगर उसे अंडू करना पड़ेगा तो हमें इक्विटी की कंसेप्ट लानी पड़ेगी। कुछ जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहेंगी, एससी एसटी, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन देना पड़ेगा ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए। दोस्तों जनरली क्या होता है, हम क्वेश्चन करते कि रिजर्वेशन पॉलिसी है ही क्यों, वाई स्पेशल प्रोविजन, मतलब सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को ही नहीं, कुछ बाकी स्टेट्स को भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, कुछ बैकवर्ड रीजन से इंडियन के कुछ स्टेट में उनको भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो आपका ये जो डाउट है ना अभी कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों चाहिए थी, स्पेशल प्रोविजन क्यों चाहिए यार, किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल करने की क्यों परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता चला होगा कि हमें कंटेक्स्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के कंटेक्स्ट से अगर आप देखोगे तो ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में आने वाले हैं। लेकिन आपको अगर ये थर्ड पॉइंट समझ में आया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी पर्पज है टू अंडू द इनजस्टिस अगेंस्ट द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच वॉज कॉज ड्यूरिंग द 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। वाई माइनॉरिटी राइट्स, वाई एससी एसटी स्पेशल प्रोविजन को क्यों दिया गया है, हमें इक्विटी के ऊपर फोकस क्यों करना है, इक्वलिटी के ऊपर क्यों नहीं करना। होपफुली आपके ये सारे जो डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं वो फिर आपके दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने ये पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर समझ लिया है। और हर समय कंटेक्स्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 2030 में जाकर देखोगे यार कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन क्यों दिए हैं, तो आपको सारे प्रोविजन गलत ही लगने वाले हैं। लेकिन जब आप पर्पस समझोगे कि किस पर्पस से वो आया था, तो आपके डाउट्स कुछ रहने नहीं वाले। एक और थोड़ा आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि
1947 में जब हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, तो उस समय हमारे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 31 ईयर्स, मतलब एवरेज आदमी 31 ईयर्स तक लाइफ जी रहा था। 16% पॉपुलेशन वॉज लिटरेट ओनली, लिटरेट मतलब जो पढ़ सकता है लिख सकता है, दोज वेर ओनली 16%। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वॉज ओनली 265 रुपीज, मतलब एक आदमी एक साल में ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, तो वो 1947 में था 265 रुपीज। यस आई, मुझे पता है कि इन्फ्लेशन का भी पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद भी 265 इज अ वेरी लो नंबर। सोशल इविल्स एट पीक थे उस समय, वो क्या थे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये सब जब आप कंटेक्स्ट समझते हो तब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लॉजिक समझ पाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो प्रोविजन उस समय क्यों इंप्लीमेंट किए गए थे। तो ये आप पर्पस आप समझ में आया होगा। दोस्तों अभी आपने भी देखा होगा कि ये जो 3 वर्ड्स है, रूल बुक, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इक्विटी, इक्वालिटी, अनडूइंग इनजस्टिस अगेंस्ट द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, ये सब कीवर्ड्स है। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर शीट में आने ही चाहिए, तब जाके आपका स्कोर अच्छी तरीके से बनने वाला है। तो होपफुली दोस्तों ये 3 पर्पस आप समझ गए होंगे। दोस्तों अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। इंडियन लिबरेशन फ्रॉम द कोलोनियल रूल एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि हमें फ्रीडम मिला उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया। हमें जब अंदाजा लग गया था कि हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, तो 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। यहाँ पर आप टाइमलाइन भी देख सकते हो, December 9, 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस वाज बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद 15 अगस्त को हमें मिला था इंडिपेंडेंस, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट उसका ड्राफ्टिंग हो चुका था। इट टुक प्रिसाइजली 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 17 डेज टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन। बताने की बात सिर्फ यही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 1946 में, और हमारा इंडिपेंडेंस मिला था हमें 1947 में। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस थी, ऐसा कोई एक के बाद दूसरा ऐसा नहीं था। The death of the colonial regime was not accompanied by simultaneous birth of the constitutional values. India was still invested in social evils. इसका मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बना भी दिया, तभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में सब सुधर गए या फिर सारे सोशल इविल्स एक ही दिन में खत्म हुए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सोशल इविल्स को निकालना एक साइमल्टेनियस प्रोसेस था और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। अभी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट देखेंगे। The past clings on to us still in some measure and we have to do much before we redeem the pledges we have so often taken. इसका मतलब ये है कि जो स्टार्क रियलिटीज है, जो सोशल इविल्स है, वो अभी तक सोसाइटी में है और उसके अगर निकालना पड़ेगा तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हुआ है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हुए हैं, तो वो उनका कहने का मतलब है। ये टाइमलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने देख लिया है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में से कुछ सेंटेंसेस है, बहुत ही ध्यान से सुनना। बिसाइड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, देयर वाज अनदर स्ट्रगल गोइंग ऑन सिंस सेंचुरीज एंड विच स्टिल कंटिन्यूज, दैट द स्ट्रगल फॉर सोशल इमेंसिपेशन। मतलब जनरली जब फ्रीडम स्ट्रगल होता है तो हमें क्या दिमाग में आता है कि फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, लेकिन ये एक अनदर स्ट्रगल पैरेलली चालू था, वो था स्ट्रगल फ्रॉम सोशल इविल्स, जिसे कहते हैं सोशल इमेंसिपेशन। तो वो भी स्ट्रगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने यंग लॉयर्स केस में कहा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ एंड प्रोडक्ट फॉर बोथ दी स्ट्रगल्स। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हम पर्पस देख रहे हैं, तो उसी का एक पार्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी स्ट्रगल्स, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एज वेल एज स्ट्रगल फॉर सोशल इमेंसिपेशन। तो वही जो 3 पॉइंट हमने किए थे उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि रूल बुक तो है ही, हमारे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को मार्क करने का भी एक पर्पस है, और स्ट्रगल फॉर सोशल इमेंसिपेशन मतलब सोशल इविल्स निकालना, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का। आप इसे आंसर में भी कोट कर सकते हो या फिर इसे आपको याद रखना है। social, economical and political realities were in contrast with the aspirational idea in the text of the constitution। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमने इंक्लूड किया था और जो ग्राउंड रियलिटी थी,
तो ये बहुत ही उसमें डिफरेंस था। हमें उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा आज की डेट में भी, ताकि वो जो मतलब आइडियाज़ दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू रेमेडी द इनजस्टिस दैट आर सफर्ड इन सोशली हायरार्किकल सोसाइटी। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा। पूरा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ है। हमें सिर्फ एक ही मिनट में पूरा कवर करेंगे कि हमने आज तक क्या पढ़ा है। हमने स्टार्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है वो समझने के लिए। हमने देखा कि हमारे फैमिली लेवल के ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन घर में रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता। लेकिन जब इंडिया लेवल के ऊपर आएँगे, तो क्या ज़रूरत पड़ी हमें लाने के लिए, वो हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के एग्ज़ैक्टली पर्पस क्या है। पहला था कि रूल बुक ऑफ इंडिया, दैट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद देखा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो सिग्निफाई करता है ट्रांसफर ऑफ पावर। तीसरा हमने देखा था कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अनडूइंग इनजस्टिस अगेंस्ट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उस वजह से हमने ये देखा था कि ये 3 कोर फीचर्स है, रूल बुक ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर एंड अनडूइंग इनजस्टिस। ये हमने देखा था कि ये सारे क्वेश्चन आपको अभी नहीं आने वाले, क्योंकि आपको पर्पस पता है। अगर पर्पस ही होगा कि इनजस्टिस हटाना है, तो कुछ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हमें कुछ स्पेशल प्रोविजन देने पड़ेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, वो और लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस थी, एक के बाद एक, ऐसा नहीं था। 1946 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, 2 साल 11 महीने हमने वो किया, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसी समय हमें इंडिपेंडेंस मिला था। ये टाइमलाइन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें आप समझ पाओगे। यहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपको ध्यान में रहना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ एंड प्रोडक्ट फॉर बोथ दिस स्ट्रगल्स, द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एज वेल एज स्ट्रगल फॉर सोशल इमेंसिपेशन। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट होती है, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हमने अभी कवर किए, उसके ऊपर मैंने इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू खुद फ्रेम किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको इंडियन पॉलिटी के टॉपिक, इस टॉपिक स्पेसिफिक सारे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको उसी एमसीक्यूज के सारे जो सॉल्यूशंस है, वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो। उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मैंने वहां पर दिए हैं, जो हमने अभी टॉपिक कवर किया, उसी रिगार्डिंग कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है इस फॉर्मेट में। होपफुली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपको इस ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन और ब्लैंक स्पेस की पीडीएफ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। ये डाउनलोड आपको करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। हर टॉपिक के ऊपर कुछ 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको सॉल्व करना है। अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपको लिखना है, क्योंकि जब तक आप अपने हैंडराइटिंग में लिखोगे नहीं, तब तक वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आने नहीं वाली, और आप एग्जैक्टली क्या ग्रास्प कर रहे हो, वो आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर कुछ रूल्स है, वर्ड लिमिट को आपको स्टिक करना है। आप कितना रिकॉल कर रहे हो, वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स विल बी अ इंटरफेस, मतलब जो भी अपकमिंग टाइम में अपडेट रहेगा, ये सारे पीडीएफ, लेक्चर पीडीएफ, वो सब आपको वहां पर मिलने वाला है। डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, आंसर कॉपी, ये सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी मैंने तो मेरी तरफ से 100% दिया है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस देते हो। अगर ये सारी चीजें जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे टेस्ट, एमसीक्यू वाला टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप डाउनलोड करके लिखोगे, उसकी कॉपीज आप मुझे मेल के ऊपर भेज सकते हो। तो एक अच्छा आपको भी एक मोटिवेशन रहेगा। तो मे बी वो चेक करके आपको कुछ बताऊंगा, कुछ होगा तो। इट इज एन एग्जीक्यूशन गेम, सो डू एज टोल्ड। अभी ये वीडियो हजारों लाखों लोग देखने वाले हैं, लेकिन जब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाओगे। तो जो भी बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, योर लाइक्स एंड कमेंट्स इज द फीडबैक लूप फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। जो भी आपको इस वीडियो के बारे में सजेशन रहेगा, वो आपको बताना होगा, ताकि अगले वीडियो में वो इंप्रूवमेंट हो। और अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स है जो आपको, आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और जो कुछ भी रिव्यू होगा, अच्छा बुरा, कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि उसके ऊपर कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट हो पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।